हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शर्म करो, भारत ने चांद पर कदम रखा और आपने हमारी और कौम के गर्दन पर पैर रखा। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे इस शख्स ने, इस पाकिस्तानी नेता ने अपने ही पाकिस्तानी सरकार को दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान की जमकर तारीफ। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे जहां ब्रिक्स में पाकिस्तान को मिली नो एंट्री, चीन की दोस्ती भी नहीं आई काम, अब रोना रो रहा है पड़ोसी पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां यूपी के थप्पड़ वाले वीडियो के बाद अब जम्मू कश्मीर से सामने आया मामला, जय श्री राम लिखने पर बच्चे को मारा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको सारी बड़ी खबरें बताएंगे जहां मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को भेजा रक्षा सूत्र। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले, खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अपनी ही सरकार पर भड़का पाकिस्तानी नेता, कहा शर्म करो, भारत चांद पर कदम रख चुका है लेकिन आपने अपने कदम हमारी गर्दन पर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चंद्रयान को भारत दुनिया के लिए कामयाबी मान रहा है। दुनिया में तो इसकी चर्चा है ही, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान में इस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। पाकिस्तानी आवाम इसको देखकर अफसोस कर रही है। वहीं कई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भारत से सीखकर अब पाकिस्तान को भी ऐसे ही मिशन चलाने चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान में राजनेता भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमात इस्लामी के प्रमुख सिराज उल हक ने चंद्रयान की बात कहकर पाकिस्तानी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शर्म करो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार, भारत ने चांद पर कदम रखा है और आपने हमारी कौम की गर्दन पर कदम रखा है ताकि IMF के कहने पर इसका खून चूसा जाए। छुरी IMF की है लेकिन चलाने वाले हाथ हुक्मरानों के हैं, ये शर्म की बात है। इन्होंने गलत समझौते किए हैं। उन्होंने आगे महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में पिछले 5 साल में 3 सरकारें आई और तीनों ने ही वो काम किया जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि जब निगरान हुकूमत पाकिस्तान में है तब भी पेट्रोल और बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी आवाम को परेशान करने के लिए काफी है। अब ऐसे में दोस्तों लगातार पाकिस्तानी अपनी ही सरकार को घेरने में लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया भी भारत की जमकर तारीफ कर रही है और पाकिस्तानी सरकार को घेर रही है। आपको एक खबर बता दे, जहाँ पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के एक शो में अपने देश के चुनौतियों के संदर्भ में भारत की चंद्र उपलब्धि पर चर्चा की गई। इस शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर और तेजी से वायरल हो रही है। शो की होस्ट हुमा अमीर शाह और अब्दुल्ला सुल्तान ने भारत पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और इस दौरान टीवी एंकर हुमा कहती है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम बीच में ही फंस गए हैं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के पाकिस्तान लगातार, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों भारत की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार को लताड़ लगा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान को अकल आ पाती है। लेकिन दोस्तों भारत जो चांद पर पहुंचा है, भारत ने जो अपना चंद्रयान मिशन कंप्लीट किया है दोस्तों और सॉफ्टली लैंड करवाया है चांद पर, ऐसे में वाकई में हमने बहुत बड़ा कार्य किया। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूपी के थप्पड़ वाले वीडियो के बाद अब जम्मू कश्मीर से सामने आया मामला, जय श्री राम लिखने पर बच्चे को मारा। बता दें मुजफ्फरनगर के निजी स्कूल में वर्ग विशेष के बच्चे की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इसी बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक सरकारी अपर सेकेंडरी स्कूल में भी एक शिक्षक की ओर से एक छात्र को पीटने का मामला सामने आया है। बच्चे को इस तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में भर्ती छात्र ने कहा कि उसे इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखा था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। शिक्षक और प्रिंसिपल पर IPC की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 342 यानी गलत तरीके से कैद करना, धारा 504 यानी जानबूझकर अपमान करना, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी और धारा 75 यानी बच्चे के प्रति क्रूरता के तहत आरोप लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में शिक्षक के वायरल वीडियो के बाद आया है, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर मासूम छात्र की पिटाई की गई थी। अब कठुआ में हुई इस घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से टीचर द्वारा मारा गया है बच्चे को, अगर आप भी मानते कि ये सरासर बहुत बड़ी गलती कर दी उस टीचर ने, ऐसे में ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ब्रिक्स में पाकिस्तान को नो एंट्री, चीन की दोस्ती भी नहीं आई काम, अब रोना रो रहा पड़ोसी पाकिस्तान। जी हां, पीएम मोदी की मौजूदगी में अरब देशों की ब्रिक्स में एंट्री, क्या पाकिस्तान को किया गया है नजरअंदाज। आपको बता दें पाकिस्तान के दिन इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। अपने देश में सियासी और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान फेल हो गया है। अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी उसकी कूटनीति कोई काम नहीं कर रही है। इस बार ब्रिक्स
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 6 नए देशों को शामिल किया गया, मगर पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात है कि इसमें उसका नाम नहीं है। पाकिस्तान के बदले ब्रिक्स में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, इथियोपिया, अर्जेंटीना और मिस्र को शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए खूब हाथ पैर मारे, अपने दोस्त चीन के सामने भी गिड़गिड़ाया, मगर ये सब उसके काम नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर खोखली हो रही उसकी सियासत का असर अब देश के बाहर भी पड़ने लगा है, मगर अपनी फेल होती कूटनीति पर शर्मिंदा होने के बजाय पाकिस्तान अलग ही सफाई दे रहा है। पाकिस्तान का अब कहना है कि उसने ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मांगी थी। पाकिस्तान की विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने का अनुरोध नहीं किया था। बलूच ने कहा कि उनका देश हालिया घटनाक्रम की जांच करेगा और ब्रिक्स के साथ अपने भविष्य के जुड़ाव के बारे में निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि हमने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स से संबंधित घटनाक्रम पर नजर रखी है, हमने समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति इसके खुलेपन को भी स्वीकार किया है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी कई बार कहा है कि वो समावेशी बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक है, लेकिन दोस्तों चीन ने पूरा का पूरा जोर लगा लिया कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल किया जाए, ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने चीन की एक भी ना चली। ऐसे में अगर आप भी मोदी जी के साख को मानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय हिंदू विवेक रामास्वामी ने बदला रुख, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति बनने को भी तैयार। ट्रंप का रास्ता क्या साफ, आपको बता दें अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने संकेत दिया है कि यदि वो उम्मीदवारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। बायोटेक उद्यमी से राजनीतिज्ञ बने रामास्वामी जो 38 साल के हैं, उनकी ये टिप्पणी उनके इस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य पद में रुचि है ही नहीं। रामास्वामी ने कहा कि उनका मानना है कि वो केवल राष्ट्रपति के रूप में ही इस देश को फिर से एकजुट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि यदि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार उम्मीदवारी हासिल करते हैं तो वो उनके साथ उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। ब्रिटेन के जीबी न्यूज ने जब रामास्वामी से पूछा कि क्या वो ट्रंप के उपराष्ट्रपति बनकर खुश होंगे तो उन्होंने कहा देखते हैं, यदि ऐसा होता भी है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा करने को तैयार रहूंगा। लेकिन दोस्तों अचानक से रामास्वामी का बयान पलट जाना, बदल जाना, क्या लगता है दोस्तों इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण होगा? जो कभी ये कह रहे थे कि वो राष्ट्रपति के अलावा कुछ बन ही नहीं सकते और अचानक अब कह रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति भी बनेंगे तो चलेगा, तो इस पर आप क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत जमकर खरीद रहा कच्चा तेल तो रशिया ने दुगना खरीदा इंजीनियरिंग सामान, लिखी जा रही है दोस्ती की नई कहानी। जी हां, ईईपीसी ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक भारत से रशिया में निर्यात तेजी से जारी है और जुलाई 2023 में निर्यात दुगना से ज्यादा बढ़कर 123.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 55.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब इस वर्ष इसी अवधि के दौरान अमेरिका को भारत का इंजीनियरिंग निर्यात सालाना आधार पर 10.4% घटकर 1.44 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। जी हां, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई के दौरान चीन में इंजीनियरिंग शिपमेंट भी साल दर साल 10% गिरकर 197.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से कम 25 देशों को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचता है जो उनके आयात में 76% होता है, लेकिन देखने को मिला है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का निर्यात 14 देशों के साथ कम हो गया है, जिसमें अमेरिका और चाइना भी शामिल है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां इसरो की कामयाबी से गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की इस बात के मायने क्या है आपको बता दें कि मेक इन इंडिया चांद पर वाला क्या बयान है प्रधानमंत्री मोदी जी का। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को घोषणा की है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। 23 अगस्त का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिखर वार्ता के बाद कल सुबह यूनान की राजधानी एथेंस ने सीधे बेंगलुरु पहुंचे मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए और उनसे बातचीत करते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसरो ने मेक इन इंडिया को चांद पर पहुंचाया है। मेक इन इंडिया मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह स्वदेशी है। इसने स्पेस साइंस में भारतीयों के हुनर का डंका बजा दिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसरो की कामयाबी से गदगद है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए मोदी जी ने कहा कि देश की नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भावना का जश्न मनाना और लोगों को अनंत काल तक प्रेरित करना है। जी हां,
हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के इस बड़े सक्सेस को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि लंदन में भी मनाया गया इंडिया डे। ब्रिटेन के सांसद ने कहा पहली बार धरती के साथ साथ चंद्रमा पर भी हमने तिरंगा देखा। जी हाँ दोस्तों, लंदन के नवनाथ सेंटर में इंडिया डे मनाया गया। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर ब्रिटेन के सांसद स्टीव टकवेल ने कहा कि भारत की आजादी की 77वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया जाना बेहद खुशी की बात है। ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध उतने ही मजबूत है जितने पहले थे। मैं संसद सदस्य के रूप में भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हूँ। एक दूसरे सांसद रामी रंजन ने इस मौके पर कहा कि ये पहली बार है जब मैंने धरती के साथ साथ चंद्रमा पर भी तिरंगा देखा। ये गर्व की बात है कि हमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां सिंगापुर से बड़ी खबर। चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थर्मन का सबसे बड़ा बयान। कहा सिंगापुर गैर चीनी पीएम के लिए तैयार है। जी हाँ, सिंगापुर किसी समय एक गैर चीनी प्रधानमंत्री के लिए तैयार है। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने 1 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले ये बात कही। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थर्मन शनमुगरत्नम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। उन्होंने इसे चीनी मूल की आबादी के प्रभुत्व वाले देश में समाज की प्रगति का एक प्रतीक बताया है। उन्होंने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का हवाला देते हुए कहा कि नस्लवाद हर जगह राजनीति में एक कारक है। नस्लवाद को लेकर ओबामा पहले भी बोल चुके हैं और उन्होंने इसके बारे में भी लिखा है। भारतीय मूल के 66 वर्षीय सिंगापुरी थर्मन ने कहा, हालांकि 40 या 50 साल पहले के विपरीत आज सिंगापुर वासी सभी कारकों को देखते हैं, न कि केवल नस्लवाद को। अगली खबर की बात करें, जहां पर रशिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर ड्रोन अटैक, तीनों एयरपोर्ट बंद, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां, रशिया की राजधानी मॉस्को में शनिवार को ड्रोन हमला हुआ। रशिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद राजधानी मॉस्को के 3 प्रमुख एयरपोर्ट्स का संचालन अस्थायी रूप से बंद किया गया, यानी टेम्परेरी तरीके से बंद कर दिया गया। रशिया ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रशिया के रक्षा मंत्रालय और मॉस्को के मेयर सरगेई सोबयानिन ने कहा कि रेड स्क्वायर से लगभग 50 किलोमीटर यानी 30 मील पश्चिम में मॉस्को क्षेत्र के इस तरह जिले में एक ड्रोन को मार गिराया गया। सोबयानिन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि किसी के हताहत होने या क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। रशिया की राज TASS एजेंसी के अनुसार शेरेमेटेवो, डोमोडेडोवो और वोनुकोवो हवाई अड्डों पर शनिवार सुबह 1 घंटे से अधिक समय के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां चीन ने ताइवान की ओर भेजे दर्जनों विमान और पोत बढ़ेगी क्या और टेंशन। बता दे, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि अमेरिका की ओर से ताइवान को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी मिलने के कुछ दिन बाद चीन ने द्वीप की ओर अपने दर्जनों विमान और जहाज भेजे हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे के बीच 24 घंटे की अवधि में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 32 विमानों और नौसेना के 9 जहाजों को देखा गया। ताइवान की सेना ने बताया कि इनमें से 20 विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया या ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुस गए और इसके जवाब में ताइवान ने अपने विमान, जहाजों और मिसाइल को भी तैनात कर दिया। चीन स्वशासित ताइवान को एक विद्रोही प्रांत मानता है। पिछले साल भी चीन ने ताइवान की राजनीतिक गतिविधियों की प्रक्रिया में द्वीप के चारों ओर सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां B20 समिट को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत प्रतिभा का भंडार। जी हां, भारत में चल रहे B20 शिखर सम्मेलन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने X यानी ट्विटर पर लिखा कि आज 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे मैं B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित करूंगा। ये मंच व्यापार जगत में काम करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ ला रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में से एक है जिसका स्पष्ट ध्यान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है। B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि भारत वैश्विक भलाई की प्रयोगशाला है और इसमें प्रतिभा का भंडार है जिसका स्रोत वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सभ्यतागत मूल्य हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि भारत की आकांक्षाएं विश्व का कल्याण और मानव मात्र की भलाई है। जी हां, B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान ने शनिवार को शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां मेवात में 28 को फिर निकाली जाएगी शोभा यात्रा, किसी अनुमति की जरूरत नहीं। व्हीप के ऐलान से मच गया हड़कंप। जी हां, जिसके बाद इसे रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने लिया सब
सबसे बड़ा फैसला, नूंह में फिर से शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हिंदू संगठन। आपको बता दें, हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद फिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाले जाने की कवायद चल रही है। कहा यह जा रहा है कि हिंदू संगठन 28 अगस्त को यह शोभा यात्रा निकालेगा, लेकिन प्रशासन की ओर से इसको मंजूरी नहीं दी गई है। शोभा यात्रा को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि हमने ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ये यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। लेकिन हमने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा सर्व हिंदू समाज के बैनर के तहत होगी। इस दौरान कई सामाजिक और धार्मिक नेता शामिल होंगे। 52 पाल के अध्यक्ष अरुण जेवलदार ने कहा कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है जो 31 जुलाई को हुई हिंसा की वजह से अधूरी रह गई थी, लेकिन जब 28 अगस्त को मेवात के सर्व हिंदू समाज की ओर से इस यात्रा को दोबारा निकाला जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने इस यात्रा को संगठित रूप दिया था, वो अभी भी हमारे साथ सहायक संगठन के तौर पर मौजूद हैं। दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप ने शनिवार को ऐलान किया है कि 28 अगस्त को इलाके में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विहिप ने साफ कर दिया है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि विहिप का कहना है कि वो प्रशासन को शोभा यात्रा के बारे में सूचित अवश्य करेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि फिर से एक बार नूंह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। नूंह के अधिकारियों ने 28 अगस्त को धार्मिक यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से हाल में इनकार कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते शोभा यात्रा बाधित हो गई थी। ऐसे में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की ओर से जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लगा दी है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां कोरोना पर इस रिपोर्ट से खुली चीन की पोल। 2 महीने में हुई 20 लाख लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों ने दावा किया है कि चीन से ही कोरोना वायरस फैला, लेकिन कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया, सिर्फ आरोप लगते रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामलों और इस वायरस से मरने वालों का सही आंकड़ा चीन ने दुनिया के सामने नहीं रखा। अब एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस स्टडी में बताया गया कि चीन के अचानक प्रतिबंध हटा देने से 2 महीने के भीतर करीब 18 लाख से अधिक लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई। अमेरिका के सिएटल में फ्रेड हर्चिंसन कैंसर सेंटर ने स्टडी किया है। यह स्टडी चाइना के कुछ विश्वविद्यालयों और इंटरनेट सर्च के जरिए की गई है, जिसमें मृत्यु दर डेटा के सैंपल लिए गए हैं। पाया गया है कि कोरोना से दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की मौत हुई और मौतों का आंकड़ा 1.87 मिलियन है। हालांकि इसमें तिब्बत में हुई मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी कि इतना बड़ा आंकड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के भीतर ही, वाकई में बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां सऊदी अरब में अमेरिका को चित करने की फिराक में है। चीन प्रिंस सलमान को गिफ्ट करेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हां, चीन ने सऊदी अरब में अमेरिका को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। सऊदी अरब को अभी तक अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ साल से वो चीन के साथ अपनी नजदीकियों को लगातार बढ़ा रहा है। अब खबर यह है कि सऊदी अरब अपने देश में चीनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इसे एक ऐसा निर्णय माना जा रहा है जो अमेरिकी योजनाओं को पटरी से उतार सकता है। हाल में ही चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान में दशकों बाद शांति समझौता हुआ। इसके बाद से ही सऊदी अरब में चीन की उपस्थिति अचानक बढ़ने लगी है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा रक्षा सूत्र। वायरल हो गई RSS नेता और चंद्रयान के चित्र वाली राखी। जी हां दोस्तों, अगस्त महीने के आखिर में रक्षाबंधन का त्योहार है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। वैसे तो यह त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है, लेकिन इस बार बनारस की मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी भेजी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लमडी के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाएं मोदी के चित्र वाली राखी, चंद्रयान वाली राखी और UCC के समर्थन में राखी बनाकर PM मोदी को भेजी है। साथ ही उन्होंने PM मोदी को एक गीत भी समर्पित किया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अनुराग ठाकुर का अब तक का सबसे बड़ा दावा, कहा जो 60 में ना हो सका PM मोदी ने मात्र 8 साल में करके दिखा दिया। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में जो कर दिखाया है वो उसने पहले 60 साल में नहीं हो सका। वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और केंद्र की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में बोल रहे थे। ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक देश को तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति ने घेर रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण और वंशवाद से बाहर निकलकर देश को विकासवाद
पद से जोड़ा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं खेल एवं युवा मामले के मंत्री ठाकुर ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के जून 2020 से मई 2021 और जून 2021 से मई 2022 तक की अवधि में उनके द्वारा दिए गए भाषणों और संबोधनों में से संकलित कर 2 खंडों में रचित पुस्तकों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लोकार्पण किया। इन पुस्तकों को प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि जो चीजें 60 साल में ना हो सकी वो मोदी जी के कार्यकाल में मात्र 8 साल में पॉसिबल हो पाया? अगर आप भी मानते हैं तो मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। कमेंट में भारी मात्रा में कहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में कड़ी धूप में चक्कर खाकर गिरा एक शख्स, तो पीएम मोदी ने कहा मेरे डॉक्टरों की टीम जरा वहां पहुंचे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को अपने ग्रीस दौरे के बाद बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस दौरान वहां मौजूद वैज्ञानिकों को संबोधित भी किया और चंद्रयान 3 के सफल मिशन के लिए उन्हें बधाई दी। इसके बाद पीएम मोदी जी दिल्ली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। पालम एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे तो एक शख्स बेहोश होकर गिर गया, जिसका पीएम की डॉक्टर टीम द्वारा इलाज किया गया। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे इसी दौरान एक शख्स वहां बेहोश होकर गिर गया। पीएम मोदी की नजर जैसे ही इस शख्स पर पड़ी तो उन्होंने कहा मेरे साथ जो डॉक्टर की टीम है जरा उन्हें वहां भेज दीजिए, डॉक्टर जरा देख ले उनको हाथ पकड़कर ले जाइए, कहीं बैठा दीजिए और जूते वगैरह खोल दीजिए। एयरपोर्ट पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इतनी कड़ी धूप में आप सभी का यहाँ आना और चंद्रयान के सफलता को सेलिब्रेट करना और मुझे भी सेलिब्रेशन में हिस्सेदार बनने का सौभाग्य मिले, ये भी मेरा सौभाग्य है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का